मॉर्निंग बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एसिड से जब मेटल्स को रिएक्ट किया जाता है तो क्या आउटकम्स निकलते हैं, इसके बारे में हमने जाना था। जिसमें हमने ये पता किया था कि जब भी हम मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है विद द रेस्पेक्टिव सॉल्ट। आज हम पढ़ेंगे द रिएक्शन विथ बेस। ओके, मेटल जब भी रिएक्ट करते हैं बेस से तो एसिड की ही तरह वो भी उनके रेस्पेक्टिव सॉल्ट्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब इसके लिए, इसको आगे पढ़ने के लिए हम आगे जो बढ़ेंगे तो हमें सेम वैसे ही एक्सपेरिमेंट के साथ बढ़ना पड़ेगा कि एक्टिविटी के साथ बढ़ना पड़ेगा। तो उस एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, एक टेस्ट ट्यूब की रिक्वायरमेंट रहेगी, 3 से 4 पैलेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो कि एक बेसिक है। यहाँ पे बेस है। ओके, जैसे लाइक एसिड था, एसिड में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया था। बेस में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है वो यूज़ करेंगे। एक प्लास्टिक स्पैचुला, ओके, एंड एल्यूमिनियम फॉयल एंड मैच स्टिक। ओके, एक एल्यूमिनियम फॉयल और एक मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, अब सबसे पहले मेथड क्या है, कैसे हम इस फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट को करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 3 से 4 पैलेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के डालेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक स्पैचुला। फिर उसमें कुछ पानी मिलाएंगे और उसको शेक करेंगे। उस टेस्ट ट्यूब में पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 से 4 पैलेट डालें और फिर उसमें पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, शेक करेंगे और इससे हमारा एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब करना क्या है, हमें एक पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल लेना और उस सॉल्यूशन में डाल देना है। जैसे आप डालोगे तो आपको दिखेगा कि टाइनी से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे सॉल्यूशन में। और जब हम इस मैच स्टिक लेंगे और इस गैस जो निकल रही है इसके आसपास उस मैच स्टिक को लेके जाएंगे नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन होगा कि जो गैस है उस पर आग लगना स्टार्ट हो जाएगी और पॉपअप साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड द पॉपअप साउंड जब भी इंडिकेट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो जो फॉलोइंग जो रिएक्शन बनेगी वो ये बनेगी कि एल्यूमिनियम लिया हमने, ओके, कि एल्यूमिनियम फॉयल थी तो एल्यूमिनियम लिया, उसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि हमने वाटर मिक्स किया था। तो उससे क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट बना जो कि सॉल्ट है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। ओके, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि एल्यूमिनियम या फिर कोई भी ऐसा रिएक्टिव मेटल जब हम किसी बेसिक सोल्यूशन के साथ उसको रिएक्ट कराएंगे तो उसमें हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। Okay, other reactive metals like sodium and potassium react with solution of bases to form hydrogen gases. अब जो अदर रिएक्टिव मेटल्स है वो भी जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म करते हैं। अब जब हम इनको नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं या फिर नॉन मेटल्स को जब हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो जब हम हायर क्लासेस में जाओगे तब उसके बारे में आप पढ़ेंगे। अभी जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, जब एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल या फिर एलिमेंट किसी कम रिएक्टिव एलिमेंट के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल होता है वो उस लेस रिएक्टिव मेटल को पूरी तरह से डिस्प्लेस कर देता है। आगे हम इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही समझेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। जब एक मोर रिएक्टिव मेटल इज एडेड टू द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द रेड रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या आप बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को किसी कम रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है पूरी तरह से रिएक्शन में उस लेस रिएक्टिव मेटल जो सॉल्यूशन है उसको पूरी तरह से डिस्प्लेस कर देता है। ओके, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, पूरी तरह से हटा देता है। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस यानी हटा देते हैं फ्रॉम इट्स कंपाउंड या सॉल्ट सोल्यूशन। अब इसके लिए हम इसको एक्टिविटी के थ्रू आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। ओके, अब एक्टिविटी करने के लिए हमें 3 से 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले हमें 2 टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत होगी, एक आयरन नेल, ओके, लोहे की जो कील होती है उसकी, एक कॉपर वायर, ओके, तांबे का वायर, 10 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट, ओके, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट चाहिए जो कि कॉपर मेटल का सोल्यूशन होगा, ओके, और एक आयरन सल्फेट सोल्यूशन जो कि हम एज एन आयरन सोल्यूशन हम उसको यूज़ करेंगे। ओके, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले मेथड हमें 10 ml ऑफ डाइल्यूट कॉपर सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। उसका जो कलर रहता है डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो उसका जो कलर होता है वो ब्लू इन कलर होता है। ओके, अब इस जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसके अंदर हम एक आयरन नेल को प्लेस कर देंगे और सॉल्यूशन को ऐसे ही थोड़े समय के लिए रख देंगे और उसको थोड़े समय के लिए हम उसके बाद उसको हम देखेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या। जैसे हम आयरन नेल डाला तो उसमें थोड़ा हम सॉल्यूशन को स्टीर कर देंगे द हेल्प ऑफ आयरन नेल कि थोड़ा वो घुल मिल जाए। ओके, उसके बाद थोड़े समय के लिए हम उसको रख देंगे। ओके, लीव अप फॉर सम टाइम। अब देखिए कुछ इस तरीके से ये वाली जो इमेज है, ओके, इसमें हमने ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, इसमें हमने आयरन नेल जो कि ग्रे कलर की है वो हमने प्लेस कर दी। आफ्टर सम टाइम्स क्या हो रहा है, देखिए जो सॉल्यूशन का कलर है वो ग्रीन में चेंज हो गया और जो कॉपर है वो इस नेल पे आके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। जो कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है उसमें जो कॉपर है वो इस नेल पे आके डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि आयरन जो डिस्प्लेस है कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, आयरन ने क्या करा, जो कॉपर सोल्यूशन से जितने भी जो कॉपर एलिमेंट था उसको डिस्प्लेस कर दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो एक्टिविटी का जो हमने दूसरा जो टेस्ट ट्यूब, हमने 2 टेस्ट ट्यूब ले रखे, तो दूसरा टेस्ट ट्यूब है उसको लेना है, उसमें आयरन सल्फेट सोल्यूशन डालना है और उसमें कॉपर वायर डाल देना है, उसको अच्छे से शेक करना है और उसको थोड़े समय के लिए रख देना है। अब उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन होती है इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम सेकंड ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे क्योंकि जस्ट अभी हमने कॉपर वायर का जो हमने सोल्यूशन प्रिपेयर किया था, जो आयरन सल्फेट सोल्यूशन था उसमें कॉपर वायर डाला था, उससे क्या हुआ, जब हम व्हेन यू प्लेस अ कॉपर वायर इन अ सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट यू ऑब्जर्व दैट देयर इज नो चेंज इन द कलर। ओके, जब आप कॉपर वायर को आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे, उसको शेक करेंगे और कुछ समय के लिए रख देंगे तो आपका ये ऑब्जर्वेशन आएगा कि किस सोल्यूशन में किसी भी टाइप का चेंज नहीं है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, जैसे कि आयरन के साथ उसने ना कलर चेंज किया। इसका मतलब ये होता है कि जो कॉपर जो है बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है और ये आयरन सल्फेट सोल्यूशन में से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ओके, नाउ ये देखिए पूरा इमेज बिल्कुल वैसे की वैसे ग्रीन सोल्यूशन ही है, कोई चेंजेस नहीं आया। बट लेकिन आयरन नेल्स के साथ क्या हुआ था, द पोर्शन ऑफ द आयरन नेल विच वॉज इनसाइड द सोल्यूशन बिकम्स रेडिश ब्राउन, जैसे कि हमने पिछली इमेज में देखा था। जो हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जब आयरन नेल को डाला तो क्या हो गया, वो रेडिश ब्राउन कन्वर्ट होने लग गई। ये जो लेयर थी रेडिश ब्राउन की वो काय की थी, कॉपर की थी, जो नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गई थी। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसलिए उसने कॉपर सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर लिया और कलर इस वजह से चेंज हुआ ब्लू टू ग्रीन। ओके, अब जो सोल्यूशन जो उससे बना वो हमारा बन गया आयरन सल्फेट सोल्यूशन। ओके, अब हमें ये देखना है कि कंक्लूजन क्या निकलता है दैट ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल इन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। एक जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। ओके, उसके सॉल्ट सोल्यूशन के साथ। तो इसके लिए हमें हमारी बुक में डिफरेंट रिएक्शंस गिवन है, उन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। अब जैसे लाइक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, जिंक, इस बार हमने जिंक मेटल लिया, उसको हमने इसके साथ अगर रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट जो कि कलरलेस सोल्यूशन होता है। और जो मेटल जो यहाँ पे डिस्प्लेस करेगा कॉपर रेडिश ब्राउन गेट्स डिपॉजिट ऑन द जिंक स्ट्रिप। ओके, यहाँ पे जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर लिया।
अब जिंक को जब हम कॉपर के साथ करेंगे, मतलब यहाँ पे जिंक सॉल्यूशन में हम कॉपर को जब रिएक्ट कराएंगे तो किसी भी टाइप का रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जिंक भी ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर। फिर हम कॉपर को मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा कलरलेस सॉल्यूशन और कॉपर रेडिश ब्राउन। इसका मतलब यह है कि मैग्नीशियम भी कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर। पर लेकिन जब हम मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो किसी भी टाइप का रिएक्शन नहीं होता है। अब आयरन सल्फेट को जब हम जिंक के साथ कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा। तो इसका मतलब कि जिंक जो है आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इन सब में से जो कॉपर है वो सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू आयरन एंड मैग्नीशियम। और ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी है। मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव देन जिंक देन आयरन देन सबसे लीस्ट जो रिएक्टिव है वो है कॉपर। Most of the non-metals do not show displacement reaction because some reaction non-metal displaces less reactive no metals from their salt solution। अब most of the non-metal जो है वो displacement reaction नहीं शो करते हैं, बट लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल है जो कि थोड़े लेस रिएक्टिव रहते हैं, बट नॉट ऑल द मेटल्स शोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपके नॉन मेटल का, लाइक फॉर एग्जांपल क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, सो इट डिस्प्लेसेस ब्रोमीन फ्रॉम पोटेशियम ब्रोमाइड। जैसे लाइक जो एक नॉन मेटल की बात करी थी, तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड KBr से इसको डिनोट किया था। क्लोरीन को जो इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये पोटेशियम क्लोराइड को ब्रोमीन जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। ओके, KBr से ब्रोमीन को डिस्प्लेस करके इसने KCl पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनाकर ब्रोमीन को अलग कर दिया। ठीक है, अब हम इनके डिफरेंसेस के बारे में एक बार हम नज़र मार लेते हैं दैट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इनको हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, हम रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। मोस्ट ऑफ द मेटल जो भी रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। बट जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं या तो फिर एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट जब हम मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फ्रॉम मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोस के साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। वैरस नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में यानी कि रूम टेम्परेचर में, इन सब नॉर्मल कंडीशन में नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। अब रिएक्शन विद एसिड, जब हम मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। वैरस जब हम नॉन मेटल्स को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो किसी भी टाइप की रिएक्शन नहीं देता है। जब रिएक्शन विद बेस, तो रिएक्शन विद बेस में भी जो मेटल्स हैं वो रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाते हैं, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। वैरस रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, जो कि आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं करते हैं। केवल ऐसे कुछ ही एक या दो ऐसे नॉन मेटल्स है जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं, जिसमें कि हमने पोटेशियम ब्रोमाइड और क्लोरीन का एग्जांपल से हम समझ चुके थे। लास्ट जो टॉपिक है वो आपके यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि हम इनको यूज किस तरीके से करते हैं। मैं पैरामीटर्स बोलता जाऊंगा। सबसे पहला जो हम पहले के जो पॉइंट है वो कॉपर के हैं। तो कॉपर का यूज जो होता है इलेक्ट्रिकल वायर्स में किया जाता है। केबल, कॉइल्स, जो आपकी मोटर्स होती है उसमें जो कॉइल्स लगती हैं उसमें कॉपर वायर ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है। और अप्लायंसेस जितने भी होते हैं, जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं उसमें कॉपर के वायर से रहते हैं, और इसका रीज़न भी है कि ड्यूरेबल है एज वेल एज काफ़ी अच्छा कंडक्टर भी रहता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके साथ साथ इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अलॉयज विच आर यूज इन मेकिंग कॉइन्स, पाइप एक्सेट्रा। अलॉय के रूप में भी यूज़ किया जाता है, मतलब कि किसी दूसरे मेटल के साथ इसको मिक्स करके भी बनाया जाता है, जिससे कि दूसरी चीज़ें बन सके, लाइक जैसे लाइक कॉइन हो गया, पाइप्स हो गए। ओके, आयरन,
Pig iron is hard and brittle with high carbon content, so making pipes, storage tanks, railway cylinders and sinks. आयरन आप सभी जानते हैं, उसका काफ़ी यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी होता है, उसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा रहता है, इसलिए स्टोरेज टैंक्स हो गए, आप रेलवेज़ की जो पटरी होती है वो उससे बनते हैं, सिलेंडर टैंक्स बने हुए रहते हैं, सिंक बनते हैं. सो आयरन का यूज़ आप सभी जानते हैं. फिर उसके बाद में स्टेनलेस स्टील भी आयरन से ही बनता है, जो कि फॉर्म टाइप ऑफ अलॉय है, यानी एक दूसरे मेटल्स को यूज़ करके उसको एक नया प्रोडक्ट बना जाता है, जिसको कि स्टेनलेस स्टील कहा जाता है, जो कि हम लोग यूजुअली एज एन यूटेंसिल्स जो घर में जो घरेलू हमारे बर्तन होते हैं उसके फॉर्म में यूज़ करते हैं, नाइफ्स हो गया एक्सेट्रा. एल्यूमिनियम्स के बहुत सारे यूजर्स हैं. कई बार आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक केबल्स में स्पेशली जो हाई टेंशन तार होते हैं उसमें एल्यूमिनियम वायर्स ही यूज़ किया जाता है. इसके साथ साथ हमने यूँ भी देखा है कि इनको यूटेंसिल्स जो होते हैं ना, बर्तन जो होते हैं, आपने एल्यूमिनियम के बर्तन भी देखेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इसके साथ साथ एल्यूमिनियम का यूज़ जो होता है एयरक्राफ्ट जो होता है उसके पार्ट्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है. उसका रीज़न यही है बच्चों कि बहुत ही ज़्यादा लाइट रहता है और उसके साथ साथ स्ट्रांग भी, इस वजह से. ओके, अब गोल्ड एंड सिल्वर तो आप सभी जानते हैं गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ क्यों होता है, क्योंकि लस्टरस प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा शाइन मारते हैं, तो जितने भी ज्वेलरीज होती है, डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, वो गोल्ड और सिल्वर से बने हुए रहते हैं. इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टीज़ होती है, लस्टरस है, मेलेबल है, डक्टिलिटी है. लस्टरस बहुत शाइनी होता है, मेलेबिलिटी यानी कि हम इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल एंड हमको वायर के फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो गोल्ड एंड सिल्वर जो है बेसिकली दे आर यूज्ड इन ज्वेलरीज एंड फॉर डेकोरेटिव आइटम्स. अब जिंक का इस्तेमाल जो होते हैं ड्राई सेल बनाने में. ओके, ग्लैमनाइजेशन कोटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स. आयरन आर्टिकल जो होते हैं उनके ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो जिंक की जाती है. इसके साथ साथ है ना जिंक का इस्तेमाल किया जाता है ब्रास यानी कि पीतल के जो जिंक होता है उसको कॉपर और अदर नॉन मेटल के साथ मिला के ब्रास बनाया जाता है, जस्ट कि ताकि जो हमें नया अलॉय मिल सके. और हम सब जानते हैं कि जो पीतल जो होता है हम वाइडली एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है हाउस होल्ड्स में. ओके, और जर्मन सिल्वर बनाने में भी जिंक का इस्तेमाल किया जाता है. अब हम नॉन मेटल्स के यूजेस के बारे में जान लेते हैं. ओके, देयर आर 4 to 5 नॉन मेटल्स जो आपकी बुक में गिवन है, उनकी यूजेस. ओके, अब सबसे पहले हम कार्बन के बारे में जान लेते हैं. कार्बन जो होता है एक फॉर्म हम ग्रेफाइट के फॉर्म में यूज़ करते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था जो पेंसिल्स होती हैं जिसकी नोक होती है वो ग्रेफाइट की होती हैं. ओके, इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म में ड्राई सेल में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक आर्ट्स में यूज़ किया जाता है, सिंस कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कार्बन इज अ फॉर्म ऑफ डायमंड ऑल्सो. डायमंड का जो कार्बन जो है जो डायमंड जो है वो फॉर्म ऑफ कार्बन ही है. ओके, और उसका यूज जो होता है ज्वेलरीज बनाने में किया जाता है, क्योंकि वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सब्सटेंस है प्रेजेंट इन आवर अर्थ. सल्फर स्किन के जो ऑइंटमेंट्स होते हैं वो बनाने में यूज़ किया जाता है. ओके, जितने भी ऑइंटमेंट्स होते हैं उसमें सल्फर यूज़ किया जाता है. स्प्रे फॉर फ्रूट ट्री अगेंस्ट पेस्ट. जो भी कीटनाशक होते हैं, स्पेशली जो फ्रूट के ट्रीज होते हैं, ओके, यानी कि जो फलों के जो पेड़ होते हैं उनके लिए जो पेस्ट या फिर जो स्प्रे बनाया जाता है जिससे न कीटनाशक मतलब कोई कीड़े वीड़े ना खाए उस पेड़ के फलों को, तो उसमें वो स्प्रे उससे यूज़ किया जाता है. इसके साथ साथ एंड डिजीज बिकॉज ऑफ और इसके साथ डिजीज बनाने में भी यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ इस फंगिसाइडियल एंड इंसेक्टिसाइडियल नेचर. टू प्रिवेंट द डिजीज फ्रॉम द फंगस और इंसेक्टिसाइड नेचर जो रहता है सल्फर, उस वजह से इनकी कुछ दवाइयाँ भी बनती हैं सल्फर की. It is used in the vulcanization of rubber, manufacturing of dyes, fireworks, gunpowder, sulfuric acid. बहुत ज़्यादा जगहों पर यूज़ होता है रबर प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग जो डाइज है ना रंग उनको बनाने में, फायरवर्क्स हो गए, आपके पटाखे हो गए, इनमें यूज़ किया जाता है. गन पाउडर जो यूज़ किया जाता है उनमें इसको यूज़ किया जाता है. देन वी कम्स अबाउट ऑक्सीजन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस और नॉन मेटल हम बोल सकते हैं, गैस बोल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन ह्यूमंस के लिए फॉर रेस्पिरेशन. और उसके साथ साथ कंबशन यानी कि जो आग जलती है, कोई भी चीज़ जब जलती है तो उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं लग पाएगी. ओके,
नाइट्रोजन इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर अमोनिया नाइट्रिक एसिड, ओके, फर्टिलाइजर अमोनिया नाइट्रिक एसिड बनाने में यूज़ किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन जो होते हैं उसका भी यूज़ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली किया जाता है, स्पेशली जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए ब्लड बैंक में आपको पाए जाते हैं, ताकि ब्लड को, बॉडी ऑर्गन्स हो गए, कॉर्निया हो गए, इनको प्रिजर्व करके रखा जा सके, ओके। और आजकल तो खैर इन मेकिंग फूड आइटम्स, स्पेशली जो आइसक्रीम्स होती हैं उसमें भी लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। नाउ हाइड्रोजन इज़ यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स सच एज कॉपर, लेड एंड टिन। जब मेटल्स का एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन का यूज़ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली बढ़ता जा रहा है, अमोनिया गैसेस बना सकते हैं। और अभी इन रिसेंट टाइम्स दे आर स्टडिंग ऑन टू कन्वर्ट द फ्यूल, यानी कि जो हाइड्रोजन है उससे फ्यूल कैसे बनाया जाए, इस पर भी काफ़ी रिसर्च चल रही है, ओके। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।